लोगों को और कोविड के बाद से तो सभी का एक भरोसा है चाइना से, वो उठता जा रहा है। दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है वो सिर्फ इंडिया है। तो इन फ्यूचर इंडिया के हालात बहुत बेहतर होने, मज़ीद बेहतर होने होते जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ मैं जो समझता हूँ कि आपको बेहतर किस्म के लोग मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी को। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी G20 समिट इंडिया। तो देखते हैं इस वीडियो। 7 सितंबर रात 12 बजे के बाद देश की राजधानी थम जाएगी। एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में लग जाएगा लॉकडाउन। दूध की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सब्जी वाले और सिर्फ जरूरी सर्विसेज ही ऑन हो पाएंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस, सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं सब बंद रहने वाले हैं 8 से 10 के बीच, यानी कि 7 सितंबर से 10 सितंबर तक ये सारी चीजें होंगी। देखा जाए तो 5 सितंबर से ही कुछ कुछ प्रतिबंध लगने शुरू हो जाएंगे जो 15 सितंबर तक चलेंगे। एकदम लॉकडाउन की स्थिति से निर्मित हो जाएगी। और इसके लिए पहले ही पीएम मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली की जनता से माफी मांग ली है। दोस्तों तो आप समझ लीजिए, अगर एक पूरे देश का प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है तो कुछ ना कुछ जो है परेशानी तो होगी दिल्ली वासियों को। सबसे बड़ी बात, जो लोग दिल्ली की प्लानिंग कर रहे हैं जाने की सितंबर में, खासकर 5 से 15 के बीच, उन्हें यह खबर डिटेल में सुननी चाहिए कि क्या सुविधाएं ऑन रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, क्योंकि 107 से 160 फ्लाइट्स भी कैंसिल होने वाली है। मेट्रो सुविधाएं भी प्रभावित होंगी, बसों के रूट भी बदल दिए जाएंगे। लोकल दिल्ली वासी जो हैं उनके आईडी कार्ड्स और पासेस उन्हें जारी किए जाएंगे और आईडी कार्ड देखकर ही आवाजाही करवाई जाएगी। कुल मिलाकर मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी दिल्ली शहर की। बड़ी बात यह दोस्तों कि 1000 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों को 50 बटालियंस में 50 टुकड़ियों में बांट करके एकदम तैनात कर दिया गया है सुरक्षा के लिए। 18 करोड़ रुपए दे करके बख्तरबंद ऑडी गाड़ियों को डिजाइन करवाया गया है ताकि दुनिया भर के वो 20 से 25 स्ट्रॉन्ग लीडर्स जब भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे, दिल्ली में कदम रखेंगे, तो उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से मुहैया करा जा सके। एकदम फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लैस, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि भारत पे खतरा है पीओके में मौजूद उन टेरर कैंप से। भारत में खतरा है पाकिस्तानी आर्मी के जो स्क्वाड चलते हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनसे। जी हाँ दोस्तों, इस G20 समिट से ठीक पहले जब दुनिया की 85% जीडीपी पे राइड करने वाले, यानी कि दुनिया को चलाने वाले 85% जीडीपी, सोचिए दोस्तों दुनिया भर की, वो आने वाले हैं भारत में, दिल्ली में। ऐसी स्थिति में जो है पाकिस्तान का वो जो टेरर सेल है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। और साथ में चाइना ने भी एक ऐसा मैप रिलीज किया है जो कि भौएं चढ़ाने वाला है भारत की। जी हाँ, माथे पे बल बढ़ाने वाला है। चीन ने एक ऐसा मैप जारी कर दिया है जिसमें भारत के अक्सई चीन इलाके को चीन की धरती दिखाया गया है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश को पूरा का पूरा चाइना जो है अपने देश का हिस्सा बता रहा है। एक ऐसा मैप जारी कर दिया और उसे इंटरनेशनल मंच पर बार बार फ्लैश कर रहा है, ठीक G20 समिट से पहले। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत ने ये जो G20 समिट है, इसकी छोटी छोटी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं पिछले कई महीनों से। उसमें भारत ने इस बात को तरजीह देने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, चीन का नहीं। इसीलिए उसने G20 की पूरी मीटिंग जो थी कंप्लीट, एक जो पहले हुई थी, उसमें फॉरेन डेलीगेट्स को उठाकर सीधा अरुणाचल प्रदेश ले गए थे और वहां पर करवाई गई थी मीटिंग, ये दिखाते हुए कि यहाँ भारत की सरकार चलती है, भारत का सिक्का चलता है, चाइना का इस जगह पे कोई हक नहीं है, यह जगह भारत के कब्जे में। ये बताने के लिए दुनिया को वहां पर मीटिंग कराई थी, जिस पर चीन ने गाढ़ी आपत्ति जाहिर की थी और बहिष्कार कर दिया था। लेकिन इस बार शी जिनपिंग खुद आ रहे हैं, दिल्ली में आएंगे और आने से पहले उन्होंने शगुफा जारी कर दिया है, एक मैप दिखा दिया है जिसमें चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया, अक्सर चीन को चीन का हिस्सा बता दिया। दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज, इस लॉकडाउन के लिए पीएम मोदी ने माफी मांगी है क्योंकि वहां पर काफी इनकन्वीनियंस होगा, लोगों को तो होगा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पर अब सोचिए जरा कि क्या ये इनकन्वीनियंस सही है या गलत? क्या जो G20 समिट हो रही है उससे आम भारतीय कुछ फायदा होगा? आपको, हमें कुछ फायदा होगा? दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें
वो लोग भी देखें जो दिल्ली जाने वाले हैं सितंबर में। और आम देशवासी को भी ये देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। आप पटना से हो, आप रांची से हो, आप बंगाल से हो, आप गुजरात के सूरत से हो, आप छत्तीसगढ़ के रायपुर से हो, आप कर्नाटक से हो, आप बंगलौर से हो, आप दिल्ली से हो या दिल्ली से बाहर के हो, आप कश्मीर में बैठे हो, चाहे मध्य प्रदेश के भोपाल से हो, कहीं से भी हो, आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बात है G20 की, ये बात है उस सम्मेलन की जो भारत को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, ये एक रियलिटी है। G20 सम्मेलन जब होगा तो उसमें सिर्फ वो 20-25 वर्ल्ड लीडर्स जो दुनिया की जीडीपी का 85% क्लेम करते हैं वो ही नहीं आएंगे, उनके साथ उनके रिपोर्टर्स भी आएंगे जो अपने देश के लीडर की प्रेजेंस, उन्होंने वहां क्या कहा, उनकी कौन सी बात सुनी गई, कौन सी बात उन्होंने कही, उनके ऊपर क्या रवैया रखा गया, इसको कवर करेंगे, जाकर अपने देश में बताएंगे। उनके साथ उनके ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे जो कि उनके ऑफिशियल्स होंगे, उनके साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स भी साथ में आएंगे। तो पूरा का पूरा एक असला लेकर आएंगे वहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी प्रेसिडेंट आएंगे, चाहे बाइडेन हो, चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे फ्रांस के हो, चाहे जर्मनी के हो, G20 के सारे बड़े लीडर्स भारत में पहुंचेंगे। पुतिन को छोड़कर उन्होंने अपना जो भी है फ़ोन कॉल करके मोदी को बता दिया है कि हम नहीं आ पाएंगे। उनकी जगह सर्गी लेवरोव जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो G20 में शिरकत करेंगे। उन्होंने शुभकामनाएं दी है पुतिन ने मोदी जी को, और मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, हम समझते हैं इस बात को। तो दोस्तों, ये जब सारे लीडर्स आएंगे, उनके ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, उनके रिपोर्टर्स आएंगे, तो जो इमेज बनी है भारत की एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, लोग विश्वास नहीं कर रहे फॉरेन वाले कि भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज चल रही है, नंबर 1 पे है। इस बात को विश्वास नहीं करते थे। भारत को स्नेक चार्मर्स की कंट्री माना जाता था, यानी कि समझ लीजिए सपेरों की कंट्री, एक ऐसा देश जो रॉकेट्स को बैलगाड़ी पर लेकर जाता है, साइकिल के कैरियर पर लेकर जाता है, ये माना जाता था। लेकिन G20 समिट जब होगी तो जो विहंगम दृश्य दिखाया गया है बोर्ड रूम का, कॉन्फ्रेंस रूम का, प्रगति मैदान का, उसे देखकर यहाँ पर आकर जो वहाँ की मीडिया आएगी, फॉरेन मीडिया आएगी, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, वहाँ के इतने बड़े प्रेसिडेंट्स आएंगे, उनकी दिमाग में जो इमेज बनी हुई भारत की वो बदलेगी। सबसे नंबर 1 चीज़ उस हिसाब से ये लॉकडाउन में जो परेशानियां होंगी वो इस बड़े जो बहुत बड़ा जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, भारत की जो इमेज चेंज होगी दुनिया में, भारतीयों की जो इमेज चेंज होगी दुनिया में, उसमें नंबर 1 ही रहेगी। नंबर 2, हर देश जो आएगा भारत के साथ, भारत में आएगा, उनके साथ में बायलैटरल डील्स होंगी, बायलैटरल बातें होंगी, यानी कि भारत 1-on-1 बाइडेन से बात करेगा, 1-on-1 शी जिनपिंग से बात करेगा, 1-on-1 फ्रांस के जो है जो राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ बात करेगा, सबसे बात होगी, उससे फायदा भारत का होगा। डील्स होंगी, लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, व्यापार बढ़ेगा। अगली बात, यहाँ पर भारत इस मंच का इस्तेमाल कर सकता है चीन को घेरने के लिए, और एक इंटरनेशनल मंच मिलेगा भारत को इस बात को रखने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, चीन भारत का हिस्सा है, POK जो है वो भारत का हिस्सा। भारत अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको यहाँ पर रख सकता है। भारत के G20 का हाल वैसा नहीं होगा जैसे इंडोनेशिया में हुआ था, क्योंकि इंडोनेशिया में वहाँ पर जेलेंस्की पहुँच गए थे और जेलेंस्की ने उस पूरे जो था वहाँ पर अधिवेशन G20 का, समिट का, उसे पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया था और वो पूरी तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हो गया था, ना कि इंडोनेशिया के हितों पर वहाँ बात हो पाई थी। यहाँ पर सही कूटनीति करते हुए मोदी जी ने और जयशंकर जी ने ना सिर्फ पुतिन को नहीं बुलाया, या नहीं बुलाया, या कहना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, और साथ में जेलेंस्की को भी नहीं बुलाया, तो यहाँ पर रशिया का और यूक्रेन का जिक्र होना कोई है नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश करेंगी, खासकर जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के, वो यहाँ पर बात उठाएंगे जेलेंस्की की, यूक्रेन की, लेकिन उन्हें भी दबा दिया जाएगा। कुल मिलाकर भारत ने बढ़िया दांव खेला है, यहाँ पर हाईजैक नहीं होने दिया जाएगा। चाइना की बात उठाई जाएगी, इंटरनेशनल चीज़ों की बात उठाई जाएगी, यहाँ इंटरनेशनल पीस पे बात होगी, इंटरनेशनल व्यापार पे बात होगी, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पे बात होगी, भारत पे बात होगी, भारत के कल्चर पर बात होगी, भारत कहाँ पहुँचा उसकी बात होगी, भारत की टेक्नोलॉजी की बात होगी, भारत के रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे इससे, तो इससे भारत को फायदा होने वाला है दोस्तों। और इसीलिए G20 समिट जो होगी उससे तकलीफ जरूर होगी। करोड़ों रुपए जो हैं वो लगाए गए हैं G20 की तैयारियों में, और करोड़ों रुपए का व्यापार भी ब्लॉक हो जाएगा, दिल्ली ब्लॉक होगी तो, लेकिन इसका जो फायदा मिलेगा वो न सिर्फ भारत को एक इमेज बिल्डिंग, एक ब्रांडिंग में मदद करेगा, बल्कि भारत की बहुत सारी बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। सिर्फ भारत की इमेज नहीं सुधरेगी, भारत को प्रॉफिट भी बहुत सारा होगा। जियोपॉलिटिक्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो G20 की जो समिट है वो 101% होनी चाहिए और हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, थोड़ी असुविधा तो होगी, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी मिल पाई होगी। इसे ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं अभी इस दौरान, जो है 5 से 15 सितंबर के बीच में, उनके लिए वीडियो ज़रूरी होगी। और एक हर देशवासी तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि G20 समिट जो हो रहा है उसमें जो किया जा रहा है वो भलाई के लिए ही है, ये संदेश भी देश में पहुँचना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत पेशगी माफ़ी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कभी भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पे ये तो है, लेकिन देखिए छोटे मोटे भी बाल दफ़ा मामलात होते हैं। कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा होता है, कोई
इवेंट होता है गवर्नमेंट का या बाज़ दफ़ा क्रिकेट मैचेस होते हैं तो हमारे यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा रोड्स जाम हो जाते हैं शहर में। आपको जब आपकी मेन शाहराह जो है ना, मेन आपका पूरा शहर अगर बंद ना भी किया जाए, मिसाल दे रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आपके मेन एक दो रोड बंद होते हैं ना, एक रोड भी अगर बंद होता है, मेन रोड, बड़ा रोड शहर का, बड़ी शाहराह, तो उसका असर पूरे शहर पे पड़ता है। वही ट्रैफिक इधर उधर डाइवर्ट होता है जिसकी वजह से शहर का निज़ाम ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही। तो मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, पेशगी माफ़ी मांग ली। और माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? जो काम आवाम के भले के लिए ही किया जा रहा है, मुल्क के विकास के लिए ही किया जा रहा है, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पूरी दुनिया को इंडिया में दावत दी गई है, समझो। बड़े बड़े देश होंगे, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स होंगे, पूरी दुनिया इंडिया के पक्ष को समझेगी, इंडिया की सकाफत को समझेगी। बाकायदा कई इवेंट्स ऐसे हमने वीडियो पे देखे भी हैं, इससे पहले भी वीडियो पे रिएक्शन दिया था कि बाकायदा लोग आए, इंडिया का माहौल देखा, कल्चर देखा, बाकायदा बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया गया, यूपीआई के हवाले से गाइड किया गया कि इंडिया कहाँ से है, कहाँ तक पहुँच गया। बहुत सारे लोगों के अंदर हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उसको ख़त्म करने का या उनको एक सही पिक्चर दिखाने का एक मौका है, बहुत ही खूबसूरत मौका है। हर इंडियंस को जिस दिन तकलीफ़ होगी शहर में, तो उस तकलीफ़ को वक्ती तौर पे तकलीफ़ समझ के ये सोचे कि ये पूरे इंडिया का भविष्य है, पूरे इंडिया का ही एक तरह से खूबसूरत चेहरा पूरी दुनिया में जाना है। तो ये चाइना वाला मामला है कि चाइना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है चाइना को मतलब है कि शायद ही कोई ऐसा कंट्री हो, शायद ही मैं समझता हूँ शायद कोई ऐसा कंट्री नहीं है इंडिया के अलावा जो चाइना को इकोनॉमिकली टक्कर दे रहा हो। क्योंकि चाइना को सिर्फ इंडिया ही कंपटीटर दिख रहा है, सिर्फ इंडिया ही वो देश दिख रहा है जो उसके मुकाबले में आ रहा है, जिस पे दुनिया बिलीव कर रही है। चाइना एक वाहिद कंट्री था जिसकी इकोनॉमी, वाहिद कंट्री है बल्कि जिसकी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की वजह से पूरी दुनिया पे एक तरह से दादागिरी कर रहा है, पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। अब लोग मूव कर रहे हैं इंडिया की तरफ, सबसे बेहतरीन किस्म की जो मार्केट इंडिया को दिख रही है। क्योंकि चाइना का मामला ये रहा, मैंने जो सुना काफ़ी वीडियोस में, कि चाइना ने वो डिलीवर नहीं किया जो कहा, चाइना ने वो चीज़ नहीं की जो कही। पहले शुरू में कंपनीज आई, लोगों ने अपनी प्रोडक्ट चाइना में बनाई, इन्वेस्टमेंट हुई। अब चाइना वो नहीं रहा जो था। अब हर किसी को पता है कि चाइना की प्रोडक्ट का क्या हाल है, चाइना किस तरीके से गेम कर रहा है, चाइना किस तरीके से खेल खेल रहा है पूरी दुनिया के साथ। तो अब लोगों को, और कोविड के बाद से तो सभी का एक भरोसा है चाइना से, वो उठता जा रहा है। दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है वो सिर्फ इंडिया है। तो इन फ्यूचर इंडिया के हालात बहुत बेहतर होने, मज़ीद बेहतर होने होते जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ मैं जो समझता हूँ कि आपको बेहतर किस्म के लोग मिलें, आपको ईमानदार लोग मिलें, आपको वो लोग मिलें आपके कंट्री को चलाने वाले जो आपके साथ, आपके कंट्री के साथ, इस मिट्टी के साथ सिंसियर हों, जिन्हें ये ना हो कि मैं कितने अरसे तक हूँ और मैं मज़ीद अपना कितना अरसा बढ़ा सकता हूँ। जिनके जहन में ये हो कि मैं अपने कंट्री को कितना अरसा भी हूँ, इस इतने अरसे में मैं अपने ऐसे हालात, ऐसे मामला तय करके, ऐसे मामलात, ऐसे प्रोजेक्ट छोड़ के जाऊं, ऐसे प्रोजेक्ट बना के जाऊं जो आने वाले वक्त तक लोगों को फ़ायदा दे। तो G20 का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कुछ दिन की तकलीफ़ ही सही, लेकिन सदियों तक इन चीज़ों का असर रहना है, प्रोग्रेस का असर रहना है, डेवलपमेंट का असर रहना है। ये हमारे आने वाले बच्चों का यूँ समझ लें भविष्य है, जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ होगी। और उसके लिए उन्होंने पेशगी माफ़ी मांग ली, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ेपन की बात है। यही चीज़ें हैं जो बाकायदा लोगों को, पाकिस्तानियों को अच्छी लगती है। जैसे हमारे आबिद भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा मोदी जी को पसंद करते हैं और हम भी पसंद करते हैं। जो मोदी जी को जानता है वो मोदी जी को पसंद करेगा, जो नहीं जानता वो नहीं करेगा। जो मोदी जी को ये समझते हैं कि यार ये तो गुजरात के ये हैं, फलाना है, ढिमकाना, जिन्हें नहीं पता, और वाकई नहीं पता, लोगों को वाकई ही नहीं पता। देखिए, अगर कोई भी शख्स किसी को गलत कहता है ना, तो आप ये समझ लें कि वो उसे जानता नहीं है। जानता नहीं है तो गलत कह रहा है। जब आप किसी को जानते हो और वो सही लगता है आपको, और अगर कोई शख्स उसे गलत कह रहा है तो इसका मतलब है उसे जानता नहीं है। जो मोदी जी को नहीं जानते वो कुछ भी कहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी तरक्की, अपने मुल्क को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे और चलते जा रहे हैं। आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है, दुनिया की 5वीं। कुछ ही अरसे बाद हम न्यूज़ से देखेंगे
तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।